हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। सो बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, जो कि है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों होता है, सेल की डिस्कवरी कैसे की गई, सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है सेल के ये क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो है हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से एंड तक हर एक कॉन्सेप्ट जो है उसको आप बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ना, क्योंकि यहाँ से ही आपके बेस जो है वो डेवलप होते हैं अपनी फर्दर हायर क्लासेस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी चीजें जो बताई गई हैं वो लाइफ की ओरिजिन जो है वो किस तरीके से हुई उसके रिगार्डिंग है। उसके बाद हमारा सेल का कंटेंट जो है वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि ये चीज वाइडली एक्सेप्टेड है अमंग साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। साइंटिफिक कम्युनिटी जो है उसके बीच में ये चीज वाइडली एक्सेप्टेड है कि जो लाइफ की ओरिजिन है, लाइफ की जो ओरिजिन है वो पानी से हुई। ठीक है, कुछ रिसर्चर्स जो है उनका ये बिलीव है लाइफ मे हैव ओरिजिनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल्स विद चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन रादर देन इन दी ओशियंस। कुछ रिसर्चर्स जो है उनका ये विश्वास है कि जो लाइफ की ओरिजिन है वो छोटे छोटे स्मॉल वाटर पूल्स जैसे कि तालाब जो है यहाँ से स्टार्ट हुई है रादर देन दी ओशियंस। अब ये जो स्मॉल वाटर पूल्स हैं इनका एनवायरमेंट जो है वो कैसा है, चेंजिंग एनवायरमेंट है, कोई कांस्टेंट एनवायरमेंट नहीं है। इन स्मॉल वाटर पूल्स जो है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम हॉट स्प्रिंग्स के नाम से जानते हैं। तो ये स्मॉल वाटर पूल्स जो है इसका एग्जाम्पल होते हैं हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच एनवायरमेंट्स। ठीक है, अगर यदि हम इंडिया में बात करें कि इस तरीके के ये जो स्मॉल वाटर पूल्स हैं विद चेंजिंग एनवायरमेंट जिनको हम हॉट स्प्रिंग्स बोल रहे हैं, क्या इंडिया में पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। कहाँ पर? लद्दाख के पूगा वैली जो है यहाँ पर ये हॉट स्प्रिंग्स जो है वो पाए जाते हैं, जो कि मेंटेन करते हैं वेरी हाई टेम्परेचर। कितना हाई टेम्परेचर? एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो उबलते हुए पानी का टेम्परेचर होता है कितना होता है, कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना कि उबलते हुए पानी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है। ठीक है, इतना ही टेम्परेचर इन हॉट स्प्रिंग्स का होता है इवन इन कोल्ड क्लाइमेट। सोचो, लद्दाख में बर्फ पड़ती है, क्लाइमेट जो है वहां का एनवायरमेंट जो है वो कैसा है, क्लाइमेट जो है कोल्ड है, ठंडा है, लेकिन फिर भी इतने हाई टेम्परेचर वाले स्मॉल वाटर पूल्स जो है वहां पर पाए जाते हैं। तो ये कोई बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं है, जितने भी हिली एरियाज हैं वहां पर इस तरीके की नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। These environmental conditions seem to be similar to those on the early Earth about 3.5 billion years ago। तो इन स्मॉल वाटर पूल्स की जो कंडीशन है, हॉट कंडीशन है, वो बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल वैसी सिमिलर है जैसा 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारे अर्थ की थी। बहुत ज्यादा हॉट एनवायरमेंटल कंडीशन थी अर्थ की, तो इसी तरीके की कंडीशन इन स्मॉल वाटर पूल्स की होती है। ठीक है, अब आप सोच के देखो कि उबलते हुए पानी का जितना टेम्परेचर है उतना इनका टेम्परेचर होता है। अगर यदि हमारा गर्म पानी में जरा सा हाथ चला जाए तो हम झट से पीछे कर लेते हैं और फील करते हैं कि हमारा हाथ जो है वो कितनी तेजी से जल गया है। उबलते हुए पानी में चला जाए तो खाल जो है, स्किन जो है वो एकदम से पलट जाती है। सोचो, इतने हाई टेम्परेचर वाले एनवायरमेंट में भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा रहते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। तो जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, ये जो हॉट स्प्रिंग्स हैं इनमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पाए जाते हैं, जो कि मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम थर्मोफाइल्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो टर्म है थर्मोफाइल्स, यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया आर नोन एज, इनको हम क्या बोलते हैं? थर्मोफाइल्स, बेसोफाइल्स, एसिडोफाइल्स, नन ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव, किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये जो थर्मोफाइल्स हैं हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, और साथ ही साथ ये यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनि मीन्स होता है सिंगल, सेल्युलर मीन्स सेल्ड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं उनको हम यूनिसेल्युलर बोलते हैं। तो थर्मोफाइल्स जो हैं ये कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। क्वेश्चन अगर यहाँ से ट्रू फॉल्स की फॉर्मेट में बनाना हो तो ये भी पूछा जा सकता है, थर्मोफाइल्स आर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ से आप ये चीज नोट डाउन भी करके रख सकते हैं। उसके बाद है साइंटिस्ट फ्रॉम बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोसाइंस लखनऊ स्टडी दीज हॉट स्प्रिंग्स एंड फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड रैपिडली अराउंड देम।
जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, वहां के साइंटिस्ट जो है उन्होंने इन हॉट स्प्रिंग्स की स्टडी की, और स्टडी करने के बाद उन्होंने ये पाया कि इनके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका डिपोजिशन जो है वो बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से देखने को मिलता है। दीज डिपॉजिट, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन है, ये इसका क्या काम होता है, ये प्रोटेक्ट करता है अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है उनको हार्मफुल रेडिएशन और एक्सट्रीम कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, उसका फॉर्मेशन भी करता है, जो कि बैरियर होता है, डिफाइन करता है एक सेल को। सेल की सबसे आउटर कवरिंग जो है, ये जो सेल की सबसे आउटर कवरिंग होती है, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसका फॉर्मेशन जो है वो कौन कराता है, कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन जो है ये हेल्प करता है इसके फॉर्मेशन में। यहाँ तक सिर्फ ये चीज थी कि लाइफ की ओरिजिन जो है वो कैसे हुई, ये सारी चीज यहाँ पर बताई गई थी। अब यहाँ से जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं, ये हमारे सेल के रिगार्डिंग है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन, हर एक टर्म जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी लाइन से, किसी भी टर्म से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है किसी भी फॉर्मेट में। अ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, कहने का मतलब ये हो गया, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे एक छोटा सा प्लांट है या फिर बहुत बड़ा प्लांट है, या फिर कोई डॉग है, कैट है, हॉर्स है, काऊ है, बफेलो है, हॉर्स है, डंकी है, फिश है, या फिर एक सेल वाला बैक्टीरिया है, ईस्ट है, पैरामीशियम है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब किससे मिलकर बने हैं, इसी सेल से मिलकर बने हैं। तो जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। दीज द सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। अब आप सोच के देखो, अगर यदि ये छोटा सा, ये जो सेल हम बोल रहे हैं, यही स्ट्रक्चर ना हो, तो क्या हमारा स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन हो पाएगा, हम जो है वो एग्जिस्ट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेल जो है उसी से मिलकर होल बॉडी जो है उसका फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? कि सेल तो इतना छोटा सा स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी तो इतनी बड़ी है, तो कैसे होता है ये चीज भी आगे अभी हम समझने वाले हैं। ठीक। सम ऑर्गेनिज्म सच एज, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हो गया बैक्टीरिया, हो गया ईस्ट, हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको हम यूनिसेल्यूलर बोलते हैं, जो कि मैंने अभी यहाँ पर थर्मोफाइल्स का कॉन्सेप्ट के पास में बताया था। ठीक है। जबकि अदर, जैसे कि प्लांट्स हो गए, ऑल टाइप ऑफ प्लांट, फिश हो गए, बर्ड्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सब जो है वो मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम मल्टी सेल्यूलर के नाम से जानते हैं। मल्टी मीन्स होता है मेनी, सेल्यूलर मीन्स सेल्ड, तो जो बहुत सारी मेनी सेल्स से मिलकर बनी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं। दैट वर्क टुगेदर। अब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, उसके पास तो गिन चुन के एक ही सेल है, तो एक ही सेल सारे फंक्शन करेगी। जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, जिनकी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है, तो उनकी जो सेल्स हैं वो सारी मिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो एक साथ काम करती हैं। ठीक है। अब हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सेल जो है ये तो बहुत छोटू सा स्ट्रक्चर होता है। हम अगर अपनी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी है, प्लांट है, कोई डॉग है, कोई कैट है, ये तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है, तो ये छोटू सा सेल जो है वो कैसे एक होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, ये कॉन्सेप्ट हाँ यहाँ पर हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक, सिर्फ ये एक सेल है। ठीक है। अब इसी तरीके के जब बहुत सारे सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है, हजारों, लाखों, करोड़ों सेल्स जो हैं इस तरीके से एक ग्रुप बना लेते हैं, तो इस सेल्स के ग्रुप जो है उसको हम बोलते हैं टिश्यू। ठीक है। टिश्यू बन गए, सेल्स से क्या बना, टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यूज जो हैं मिल जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ये मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। जब बहुत सारे टिश्यूज जो हैं मिल जाते हैं, तो ये बनाते हैं ऑर्गन्स। और जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं, तो ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं, तो एक होल ऑर्गेनिज्म जो है उसका फॉर्मेशन होता है। अभी बात समझ में नहीं आई मैम? ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम समझा दें। जैसे कि ये सिंपल सा एक सेल था, जब बहुत सारे हजारों, लाखों, करोड़ों सेल्स मिले, तो उन्होंने एक हायर लेवल का स्ट्रक्चर बना लिया, जिसको हमने बोला टिश्यू। अब अलग अलग तरीके के टिश्यू जो है उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया हायर लेवल का, जिसको हमने बोला ऑर्गन्स। ठीक है।
फिर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स अब यहाँ से समझते हैं, जैसे कि ये हमारे नेजल पोर्स हैं, नेजल पोर्स है, नॉस्ट्रल्स है। उसके बाद हमारा अंदर में जो सांस जाती है नेजल कैविटी, उसके बाद हमारा आ जाता है ट्रैकिया, विंड पाइप, उसके बाद एयर कहाँ जाती है हमारे लंग्स में। तो जो हमारा नेजल पोर, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, नेजल पोर एक अलग ऑर्गन हो गया, नेजल कैविटी अलग हो गया, ट्रैकिया अलग ऑर्गन हो गया, लंग्स हमारे अलग ऑर्गन हो गए। तो ये 3 to 4 ऑर्गन्स मिले। ठीक है, जब ये 3 to 4 ऑर्गन्स मिले तो इन्होंने एक ऑर्गन सिस्टम बनाया। कौन सा ऑर्गन सिस्टम बनाया? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, एक ऑर्गन सिस्टम बन गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरा एग्जांपल बताती हूँ, जैसे ये हमारा माउथ है, माउथ एक ऑर्गन हो गया। माउथ के बाद आ जाता है हमारा फूड पाइप, ईजोफेगस, दूसरा ऑर्गन आ गया। उसके बाद आता है हमारा स्टमक, ईजोफेगस के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू खाना कहाँ जाता है? हमारे पेट में। तो पेट जो स्टमक है हमारा, वो क्या हो गया? थर्ड ऑर्गन। उसके बाद खाना कहाँ जाता है? इंटेस्टाइन में, नेक्स्ट ऑर्गन। तो माउथ, ईजोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स जो हैं मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। उस ऑर्गन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स जब मिल जाते हैं तो ये होल ऑर्गेनिज्म जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये छोटी सी सेल जो है इस तरीके से एक होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट अब आपका समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमें बुक में क्या दिया हुआ है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, ये सेल थी, इस तरीके के ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो हैं जब मिल जाते हैं, सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो ये क्या बना लेते हैं? हायर लेवल का स्ट्रक्चर, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। जब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज जो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो ये एक और हायर लेवल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम ऑर्गन्स बोलते हैं। जब सेवरल ऑर्गन्स एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ काम करने लगते हैं, तो ये ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, जैसे कि नेजल पोर्स हो गए, नेजल कैविटी हो गया, ट्रैकिया हो गया और लंग्स हो गया। इन सब ऑर्गन्स ने मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाया। इस ऑर्गन सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इसी तरीके से सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर होल ऑर्गेनिज्म जो है उसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है कि सेल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है हायर हायर लेवल के स्ट्रक्चर्स में, कि टिश्यू बना लिया, ऑर्गन सिस्टम बना लिया। फिर भी हम जब पढ़ते हैं कि सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ऐसा क्यों पढ़ते हैं? ऐसा क्यों नहीं बोल सकते कि टिश्यू जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, या फिर ऑर्गन सिस्टम जो है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है? वो ऐसा इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ये जो छोटा सा टाइनी सा स्ट्रक्चर होता है सेल, इसी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज जो हैं वो होती हैं, सारे फंक्शंस जो हैं सेल के अंदर ही हो रहे होते हैं। इसीलिए सेल जो है वो फिर भी रह जाता है, रिमेन्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए सेल जो है उसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। अब ये जो चैप्टर है इसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है सेल के उनके बारे में पढ़ेंगे। सेल जो है हमारी बॉडी में एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करती है, कैसे बातचीत करती है एक दूसरे से। उनके पास भी कोई एंड्रॉयड आईफोन होता है क्या? नहीं होता। बट फिर वो कैसे बातचीत करती है, कैसे कम्युनिकेट करती है एक दूसरे के साथ में? सेल क्या हमेशा जिंदा रहता है या फिर वो भी मरता है? या इस ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो हम वन बाय वन इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सेल का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी कैसे की, कौन साइंटिस्ट थे, किस तरीके से उन्होंने सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है उसकी स्टडी की। सेल जो है यूजुअली टू स्मॉल टू सी विद अनएडेड आई, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसको हम ऐसे देख नहीं सकते। जैसे हमें ट्यूबलाइट दिख रही है, फैन दिख रहा है, या फिर लैपटॉप दिख रहा है, फोन दिख रहा है, ये मेरे पास पेन पेन है, ये दिख रहा है। सेल का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा छोटा होता है उसको हम इस तरीके से देख ही नहीं सकते, इवन चश्मा लगा के भी नहीं देख सकते। तो ये एक क्वेश्चन रेज करता है उनके लिए जो सेल बायोलॉजिस्ट हैं कि उन्होंने कैसे सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन जो है उसको स्टडी की, दैट आर मच स्मॉलर देन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। अब ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई क्या होता है, ये क्या बवाल है, इसके बारे में समझ लेते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने पास नोटबुक है, ठीक है,
इस नोटबुक के एक खाली पेज पर इस तरीके से 2 डॉट बनाने हैं, ठीक है? इस तरीके से 2 डॉट बना लिए। ये पेपर आपने लिया, 2 डॉट बना के इसको आप अपनी आँख के पास इस तरीके से लेते जाएँगे, लेते जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी डिस्टेंस पर है ये, तो आप देख पा रहे हो इन दोनों डॉट को बहुत क्लियरली सेपरेट 2 डॉट हैं। जैसे ही धीरे-धीरे आप लेके जाओगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये दोनों डॉट जो है वो आपको सेपरेट दिखाई नहीं देंगे, एक सिंगल डॉट जो है वो दिखाई देगा। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने की हमारी आँख की, तो जब तक हमें क्लियरली दिख रहा है तब तक ठीक है। ठीक है? एक डिस्टेंस जब आ जाएगी कि हमें क्लियर नहीं दिख रहे दोनों डॉट जो है, सिर्फ एक डॉट दिख रहा है, तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेज़ोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, जो कि होती है 0.1 मिलीमीटर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब ये जो लिमिट ऑफ रेज़ोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई है, जिसकी लिमिट होती है 0.1 मिलीमीटर, इससे भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है सेल का स्ट्रक्चर। फिर कैसे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इसकी स्टडी और इसके स्ट्रक्चर को देखा। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं। ये जो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में 1665 में सोचो कितने बाबा आदम के जमाने की यहाँ पर बात की गई है कि रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने 1665 में खुद से एक पहले माइक्रोस्कोप बनाया, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था जिसकी पावर थी 200 टू 300 एक्स मैग्निफिकेशन। इन्होंने खुद से जो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था उसके थ्रू सेल जो है उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है उसको देखा। कैसे देखा? क्या किया था इन्होंने? फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है। अब इस प्लांट का ये जो सबसे बाहरी वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बार्क, हिंदी में बोलते हैं इसको छाल और इसको हम कॉर्क के नाम से भी जानते हैं। तो इसका यहाँ से इन्होंने एक छोटा सा इस तरीके से एक टुकड़ा लिया। अब इस टुकड़ा की इन्होंने ये जो छोटा-सा कॉर्क का पीस था, इन्होंने इसकी कॉर्क चिप्स बनाई। जैसे कि आलू होता है, आलू की चिप्स बनाते हैं, स्लाइस बनाते हैं छोटी-सी, उसी तरीके से इन्होंने इस कॉर्क पीस जो है उसकी एक बहुत ही पतली-सी, थिन सी स्लाइस बना ली। स्लाइस बनाने के बाद जो इन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया था, उसके थ्रू इन्होंने इस स्लाइस की स्टडी की। जब इन्होंने इस स्लाइस की स्टडी की तो उन्हें कुछ इस तरीके के छोटे-छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर जो हैं वो दिखाई दिए इस तरीके के। अब ये जो छोटे-छोटे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट इनको दिखाई दिए, इन्हीं को इन्होंने नाम दिया क्या? सेल। तो इस तरीके से सेल के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की गई थी। तो रॉबर्ट हुक ध्यान रखना है, ईयर याद रखना है, 1665 में किस पर इन्होंने स्टडी की? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया, किस तरीके के कंपार्टमेंट दिखाई दिए? स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट दिखाई दिए और क्या नाम दिया उनको? सेल नाम दिया। ठीक है। इन स्कूल लेबोरेटरीज लाइट माइक्रोस्कोप आर यूज्ड टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट यूजिंग। ठीक है, जो हमारे स्कूल लेबोरेटरीज होते हैं या फिर कॉलेज में अगर हम बात करें तो वहां पर चीजों को स्ट्रक्चर्स देखने के लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो देखने में इस तरीके का होता है जिसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये बेस होता है, यहाँ पर मिरर लगा रहता है जो कि नेचुरल लाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो हमारा स्लाइड रखा होता है उस पर लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट करता है ये, तो उससे हमें क्लियर स्ट्रक्चर दिखता है। इसमें ये ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर होती है। यहाँ पर ये इस तरीके का हैंडल होता है जिसके थ्रू हम इसको पकड़ते हैं। यहाँ पर ये एडजस्टिंग नोब होता है जिसके थ्रू हम अपने लेंस को एडजस्ट करते हैं। ये इसका बॉडी पार्ट, ये आई पीस होता है। यहाँ से इस तरीके से आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हो। ये सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप होता है जो कि नेचुरल लाइट के थ्रू इमेजेस को दिखाता है। अब बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप के अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसको भी यूज करते हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। इसके थ्रू हम नैनोमीटर स्केल पर किसी भी स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं। सोचो आप नैनोमीटर स्केल पर, वो भी बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल क्लियरिटी के साथ बहुत ज्यादा क्लियर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप, scientists also use powerful electron microscope that reveal the fine details of a cell structure। ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनमें यूज होता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट टू प्रोड्यूस हाईली मैग्निफाइड इमेज। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें नेचुरल लाइट नहीं यूज होती इमेज को दिखाने के लिए, उसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज किया जाता है जिसके थ्रू हम बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर जो है उसको देख सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम नैनोमीटर स्केल पर स्ट्रक्चर्स जो है उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से
एक सेल की स्टडी जो है वो की गई थी। इसके बाद क्या है कि यहाँ तक हमने सारी चीज़ें देख ली, जो भी इम्पोर्टेंट था, जहाँ से भी क्वेश्चंस रेज़ हो सकते थे, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है वहाँ से उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एक ये जो छोटू-सा सेल होता है, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा होता है, हर एक इसके कंपोनेंट, हर एक पार्ट जो है उसको वन बाय वन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप आज का वीडियो जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।